और ये वो ईरान का हमला है और इजराइल उसको इंटरसेप्ट कर रहा है। साफ देख सकते हैं आप इजराइल किस प्रकार से इंटरसेप्ट करने का प्रयास कर रहा है। ईरान ने जो है इजराइल के ऊपर, इजराइल ने सोचा नहीं होगा कि इस कदर जो है उसको सामना करना पड़ेगा। ये है हमला, जबरदस्त हमला, ईरान का इजराइल पर हमला। और ये देखिए बाकायदा नीचे टच कर गए, ये बूम 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 बूम, यानी इजराइल का एयर डिफेंस फेल हो गया, इजराइल का एयर डिफेंस काम नहीं कर पाया। अब मैं आप सबको एक चैलेंज दे रहा हूँ और मैं पूरी दुनिया को एक चैलेंज दे रहा हूँ। रात के समय भारत पर भी हमला हुआ था, दिन में भी हुआ था। आप मुझे ऐसी घटना भारत में दिखा दीजिए, ऐसी वीडियो भारत में दिखा दीजिए जहाँ दनादन दनादन ग्राउंड पे टच कर जा रहे हैं। आप मुझे दिखा दीजिए, मैं मान जाऊँ। सुपीरियरिटी समझिए सर, आप अपने आप को बहुत कमतर समझ रहे हैं और मेरा काम है आपको सच्चाई बताना। ये आयरन डोम जिसको अरे कब से मैं सुनता आ रहा हूँ यार, पागल हो गया उसको सुनते सुनते, शायद कॉलेज के ज़माने से, ऐसा आयरन डोम ये है वो है फलाने ठिकाने, टच नहीं कर सकते, इजराइल को तो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। भाई ईरान ने फोड़ दिया उसको। अब भारत, अरे हमारी हालत तो बहुत ख़राब है, हमें तो कोई भी रौंद के चला जाएगा। दादा जमीन नहीं भारत की देख पाए, एक भी ड्रोन एक भी मिसाइल। हाँ आप विचार कीजिए सर, कितने बेहतरीन सिस्टम हमने बनाए हैं, कितने बेहतरीन सिस्टम हमारे इंजीनियर्स ने बनाए। आसमान अभी खाली, अभी एकदम से कुछ हो भी सकता है, भरोसा नहीं है कुछ भी। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये इनका एयर डिफेंस सिस्टम है। और ये बूम बूम हो गया फेल। ये इजराइल पर हमला है ईरान का। सोचिए आप, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम तो भाई हम क्या कहें, थोड़ा बहुत कारगर है, उतना नहीं है। अगर हम कहें कारगर कितना है तो 70% कारगर अपन इसको कह सकते हैं। वी विल नॉट बी बायस्ड, हम बिल्कुल भी बायस नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात आपके सामने रखेंगे। लगभग 70-75% तो काम करता है, लेकिन इसके बाद काम नहीं कर पा रहा। भारत का एयर डिफेंस मैं बोलूँ या आप खुद ही लिख दोगे? तो बता दीजिएगा भाई भारत का एयर डिफेंस कितना कारगर है और कितना नहीं है। और इसके बाद इजराइल ने ये जो हमला किया, ईरान ने ये जो हमला किया, ये इजराइल के हाइफा पोर्ट पर हमला किया। ये हाइफा पोर्ट का हाल है। ये हाल हो गया। किसी सज्जन ने लिखा 95% है भारत का जो सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम है। सर जरा थोड़ा सा सोचिएगा, एक दिन में एक साथ एक ही घंटे में एक ही समय पर 500 ड्रोन छोड़े गए थे, 500। तो 5% अगर अपन लगाएं तो कितना होता है? 25 ड्रोन तो एक बार में नीचे गिरने चाहिए थे। और ऐसे पाकिस्तान ने तकरीबन 6 या 7 हमले किए थे, तो उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या अपने यहाँ 100-150 ड्रोन नीचे गिरे थे क्या? क्या उन्होंने हमले में कारगर हुए थे क्या? विचार करके बताइएगा। दोबारा से कीजिए सर कैलकुलेशन, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है सर, गूगल पे सारा डेटा मिल जाएगा आपको, और ये भी मिल जाएगा भारत में कितने कितने टचडाउन किए। उसके बाद फिर कैलकुलेशन दोबारा करके दोबारा से लिखिएगा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। आइए, अब हाइफा में जो हमला हुआ उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल हुआ है। ओ भाई साहब ये क्या था? फिर से देखिए, ना इसको कोई नहीं रोक पा रहा। हाँ ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, वही जिसे आप ब्रह्मोस के नाम से जानते हो। हाँ नहीं, हमारी नहीं है, हमने नहीं दिया किसी को। अब पता नहीं कुछ, अगर रशिया ने किसी कुछ दिया तो हमें मालूम नहीं, अपन ने किसी कुछ नहीं दिया। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, इसने हाइफा पोर्ट को पूरी तरह से, जो एक तरह से कहें, ज़बरदस्त हमला किया है। और हाइफा पोर्ट पर भारत का भी काफ़ी स्टेक है, नॉट डायरेक्टली ऑफ द गवर्नमेंट बट भारतीय कंपनी का, अडानी का। अडानी इस पोर्ट को बना रहा था, अडानी के पास में इस पोर्ट का राइट्स है। लेकिन इसके बावजूद जो है ईरान ने इसके ऊपर हमला कर दिया, ये जानते हुए भी कि भारत का इसमें स्टेक है। हाइफा पोर्ट इजराइल में। दादा खान साहब खुश हो जाओ इजराइल में, क्योंकि आप लोग देश थोड़ी देखते हो, आप तो ईमान देखते हो। और देखिए कितना स्लो प्रोसेस में आ रहा है ये बैलिस्टिक मिसाइल, कितनी स्लो प्रोसेस में आ रही है, और इसके बावजूद ये हिट कर जाएगी नीचे।
Ini igot kaya tili. Kaya. चलिए ये हवा में इंटरसेप्ट हो गया। Ini yugat talaga. Ini yugat. तो काफी हद तक इंटरसेप्ट भी किया, कोशिश करी, लेकिन पूरे कामयाब नहीं हो पाए। Yugat. तो ईरान जो है कंटिन्यूस अपने हमले को, और जितनी थोड़ी थोड़ी देर में देखें ना, सुबह भी हमला कर रहा है, दोपहर में भी कर रहा है, शाम को भी कर रहा है, रात में भी कर रहा है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां ईरान छोड़ रहा है। अभी तो हम ईरान की बात करेंगे, इजराइल पे आई नहीं है। खान साहब की खुशी थोड़ी देर में काफूर हो सकती है। चलिए आगे देखें। ये वो इंटरसेप्शन है जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम ने किए हैं, और इजराइल के ऊपर ये हमले होते हुए तो जो आपको दिवाली जैसा लग रहा है, एक्चुअली वो दिवाली जैसा है नहीं, है तो बड़ा खतरनाक। चलिए चलिए अब सीधे ले चलता हूँ प्लेन क्रैश की तरफ, कि प्लेन क्रैशेस में क्या क्या हो रहा है। रोज कुछ नई घटना आ रही है, उस नई घटना को देखें। एक बार फिर ब्रिटिश एयरवेज का बोइंग 787, बोइंग का विमान, ब्रिटिश एयरवेज का GZBJG जिसका कोड था, इसको वापस लौटना पड़ा। ये चेन्नई आ रहा था, लंदन के हीथ्रो से उड़ा था ये, और उड़ने के कुछ समय बाद इसको वापस आना पड़ा। 9000 फीट तक पहुंच गया था, इसके बाद वापस आया, क्योंकि फ्लैप में, ये जो फ्लैप है इनमें प्रॉब्लम आ गई, ये रिट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। फ्लैप एडजस्टमेंट जो होता वो नहीं हो पा रहा था, उसमें फेलियर हुआ, तो ये वापस लौट लिए, ये आ गया वापस। आप ब्रिटिश एयरवेज का ये विमान है। अब ये मत कहिएगा एयर इंडिया, क्योंकि एयर इंडिया को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है कंटिन्यूअस, और जिसमें भारतीय सबसे आगे हैं। अगर आपको एयर इंडिया से प्रॉब्लम है तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल मत आइए आप एयर इंडिया में। आपको जो विमान पसंद है उसमें जाइए, आपका एसी बंद चालू, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जब कंटिन्यूस आगे जाओगे ना, जितना एयर इंडिया में जाते हो उसमें भी यही प्रॉब्लम आएंगी, फिर वहां पे भी गाली दे रहे होगे। तो जिस तरह से एयर इंडिया को बदनाम करने के प्रयास हो रहा है एक साजिश के तहत, और उसमें इंडियंस जाने अनजाने में शामिल हो रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कृपया करें ऐसा ना करें। आपके देश की एयरलाइंस है, इसको जितना आप आगे बढ़ा सके उतना बढ़ाना चाहिए। सीखिए जापान से, दुनिया के बाकी देशों से, अमेरिका से। वो आपके देश की एयरलाइन इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते, अपने ही देश की करते हैं। कितनी भी खटारा उसी को करते हैं, और कभी चू नहीं करते। पर हम इंडियंस में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इंडियंस गुलाम है, गुलाम थे, गुलाम है, अभी भी गुलामी की मानसिकता है, अपनी चीज़ बुरी लगती है। तो एक जो प्रपंच चल रहा है भाई, उसको तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। बहरहाल अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद अब हिंडन एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, टेक ऑफ से रोका गया। इसमें भी तकनीकी खराबी आई। अब ये प्रॉब्लम एक्चुअली इसकी नहीं है, एयरलाइंस की नहीं है, प्रॉब्लम है जो मैन्युफैक्चरर है, बोइंग की प्रॉब्लम है सर, है ना। तो उन्होंने तो कह दिया सब कुछ सही है, पायलट ने गड़बड़ी करी थी। तो जिन्होंने कहा था उनका एक और बयान आ गया सर, नया बयान देख लीजिए, फिर ना कहिएगा बताया नहीं था। ये देखिए, Take a look. We circled it for you. Now, a lot of people have been talking about the theory that the Rat had deployed. What's a Rat? It's a Ram air turbine. It deploys on many airplanes. 777 has it, 777 has it. The Rat is basically just behind the wing on the right side of the airplane. There's a little door that holds it in, and it looks like a little Evinrude motor. It's a little two-bladed prop, and the purpose of the Ram air turbine is to provide electrical and hydraulic pressure for the aircraft in an extreme emergency. On the 787, That's it. इस विमान में ये रैट खुला हुआ था, ठीक है, और रैट ऑटोमेटिकली खुलता है तब जब हाइड्रोलिक या अन्य प्रेशर की आवश्यकता होती है, पावर बैकअप की जरूरत होती है, ठीक है। अब आप जरा समझिएगा, इस पूरे सिस्टम में काम करने वाले में, पूरा जो हवाई जहाज जो होता है उसमें रैम एयर टर्बाइन छोटा सा एक पार्ट होता है जो ऑटोमेटिकली खुल जाता है। जब पावर लॉस होता है प्लेन में तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाता है, और ये पावर बैकअप के तौर पर काम करता है, पूरी हाइड्रोलिक पावर देता है, साथ ही साथ सप्लीमेंट्री इलेक्ट्रिकल पावर देता है, और ये सभी में रहता है। इसके खुद से खुलने के कई सारे कारण होते हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा कारण होता है डुअल इंजन फेलियर। जब ये हो जाता है तभी भी रैट ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, मैनुअली भी ऑपरेट किया जाता है। लो प्रेशर होता है तभी भी ऑपरेट किया जाता है। कंप्लीट इलेक्ट्रिकल फेलियर होता है तभी भी इसको वो किया जाता है, ऑटोमेटिकली चालू होता है। ईएमपी फेलियर और इंजन लॉस ड्यूरिंग टेक ऑफ और लैंडिंग तभी भी इसको ये ऑटोमेटिकली काम करता है। तो ये जो जिस रैट की हम बात कर रहे हैं, जो एक छोटा सा एक पंखा जैसा निकला था एयर टर्बाइन, ये उस समय जो प्लेन जा रहा था उसकी नई इमेजेस आ गई हैं, हाई क्वालिटी में आई, तो उसमें दिख रहा है कि ये ओपन हो चुका था। क्लियर? यानी प्लेन के अंदर भारी गड़बड़ी थी, और ये गड़बड़ी बोइंग को अब बतानी पड़ेगी कि गड़बड़ी क्या है। भारतीय पायलट्स के ऊपर जो डाला जा रहा है, तो मैं बता दूं, विश्व में सबसे बेहतरीन पायलट हमारे ही पायलट हैं। एयरफोर्स वाले की बात नहीं कर रहा, वो तो अलग ही है। नॉर्मल जो कमर्शियल पायलट्स भी हैं उसमें सबसे बेहतरीन पायलट्स हमारे हैं, जिन्होंने सबसे कम एक्सीडेंट्स को आज तक अंजाम दिया है, जो हाईएस्ट पैसेंजर सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, ये हमारे पायलट्स हैं। और उन पायलट्स को बदनाम करने का एक प्रयास किया जा रहा है। यानी आपकी पूरी जो एयर एविएशन इंडस्ट्री है, इस पर बदनुमा दाग लगाया जा रहा है, उसको बट्टा बैठाया जा रहा है, क्योंकि विदेशों में जाकर नौकरी ले रहे हैं सर ये लड़के, और इनको खूब बढ़िया पैकेज मिल रहा है, तो इससे दर्द हो रहा है। लेकिन इस बहाने कम से कम एक नई, हमारे लाइफ के मेंबर्स के लिए एक नई चीज़ खुल गई। हाँ, ये भी अच्छा है, कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेकर आप बाहर विदेशों में जाके भी नौकरी कर सकते हैं और बहुत मोटी तनख्वाह पा सकते हैं। खैर, कुल मिलाकर जो है
ये एक सुनियोजित साजिश है। अंग्रेजों की एक बहुत अच्छी आदत होती है अपने आप को बचाना, और आप सारी जो तहमत है वो आपके ऊपर डाल देना। वही चल रहा है इस समय भी। आपके पायलट खराब है, एयर इंडिया खराब है, बोइंग खराब नहीं है साहब, प्लेन खराब नहीं है। हाँ, कमाल है। तो एक बार फिर याद दिला दें, www.nitinshukla.com पर आपको जाना है, वहाँ QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, ऐड नोट में जाकर अपना नंबर नाम लिखिएगा, पेमेंट का अमाउंट भर के सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल है, इनको एक एक कर ज्वाइन कर लीजिएगा क्लिक करके। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल की जो बटन दिए हो इनको दबाकर जरूर इन दोनों से जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।